स्टूडेंट, आज हम एडवांस फिजिक्स आपके टारगेट ओरिएंटेड साइंस ओलंपियाड से ओरिएंटेड डिस्कशंस करेंगे। सो वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कल हमने लेक्चर सुना था तो उसमें हो सकता है किसी का कुछ टॉपिक मिस हो गया था या ऑडियो क्लियर नहीं था, तो यहाँ पे एक ब्रीफ मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ जिसके थ्रू आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। सो हमने फिजिक्स में जैसे कि देखा है कि ये सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। हर एक क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है और जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता है उसको फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होते हैं बेसिकली? तो फिज़िकल क्वांटिटी वो होते हैं जो एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, फिजिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या बिल्डिंग ब्लॉक होता है? तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए पहले एक क्वांटिटी चाहिए, है ना। सपोज़ एग्जांपल के लिए अगर मुझे स्टडी करना है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, तो इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, जैसे डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, स्पीड क्या है। तो इसमें बेसिक एलिमेंट हो गए आपके डिस्टेंस और टाइम, जिसको आप मेज़र कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द थिंग कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जैसे कि द थिंग कैन बी मेजर्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। थिंग कैन बी मेजर्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, that is called a physical quantity। तो इसके कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये एक फ्लावर है, ओके। सो ये फ्लावर का स्मेल है, फ्रेगनेंस है। तो जो फ्रेगनेंस है इस फ्लावर का, दैट यू कैन सेंस, बट कैन यू मेजर कि कितना फ्रेगरेंस है? नो, यू कैन नॉट मेजर। बट सपोज आई विल आस्क द वेट ऑफ दिस फ्लावर, कैन यू आंसर? यस, बाय यूजिंग वेइंग मशीन आप इसका वेट मेजर करके बता सकते हो। तो ये जो फ्लावर है, ओके, जो फ्लावर है इसमें इसका वेट बता सकते हो, दैट मीन्स वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी वेट फर्दर डिवाइड होते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ये क्या होते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा नोट्स शेयर करता हूँ जिसको आप इजीली समझ पाओगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इनका जो बेसिक सिग्निफिकेंस होता है, फर्स्ट इज दे आर मेजरेबल। थिंग्स कैन नॉट बी मेजर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल दिया मैंने फ्लावर का, फ्लावर में आप वेट को मेजर कर सकते हो, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फ्लावर के लेंथ को मेजर कर सकते हो, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। बट स्मेल को आप मेजर कर सकते हो क्या? नो, नॉट एट ऑल। दैट मीन्स इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। Second thing in the physical quantity that can be represented. Suppose for the flower, if I'll ask the weight, you can say it is 100 gram. It is 100 gram. 100 gram means what? 100 is a number and 10 is a unit. So 100 is a number and gram is a unit. So for representing a physical quantity you need two things, one is a number, another is a unit. Is this clear? So the physical quantity are those quantity which can be measured, okay. And now for representation, example, the weight of this flower, how much it is? 100 gram. So for representing a physical quantity we need two things, one is a come on, first is a, yes, very right, first is a number and second is a unit. You need two things. Is that clear everyone?
Any doubt till here? You can ask me. You have my mobile number, WhatsApp number, everything, so you can ask anytime any doubt. Preferably you should ask your doubt between 3 to 4, that is a doubt counter time. Okay. Now measure of the physical quantity. So for the measure of the physical quantity, you have two things. One is a numerical value, another is a size of unit. Size of unit. Here gram is a size of unit. Similarly, if the weight is more, suppose more number of flour is there, then you can say it is 1 kg. It is 1 kg. That means 1 represent a number, 1 represent a number, and kg represent a unit. Now see why I am using the size of unit in the word size of unit, because if I am saying 1 kg and here 100 gram, you can see the number is changing 100 and 1, and depending upon the size of the unit. So gram is a smaller size of the unit and kg is a bigger size of unit. Is that clear? तो इसको और डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज मैंने एक मीटर स्केल लिया. क्या लिया? मीटर स्केल लिया. नाउ व्हाट आई विल डू, आई हैव अ मीटर स्केल. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीटर स्केल? दैट इज 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर. ओके. सो लेंथ ऑफ द scale can be represented in two form. Getting na second point, physical quantity representation, that one has a numerical value, another is a size of unit. So see here I am writing the this 1 meter and 100 centimeter. इसका मतलब क्या होता है? 1 मीटर का मतलब होता है कि 1 is a numerical value and m is a unit, that is meter, and here 100 is a numerical value and this is a unit. So now I will give you here one mnemonics to remember. See when unit, you will get bigger unit, meter is a bigger unit, you will get numerical value smaller, you will get numerical value smaller. So unit बड़ा तो नंबर छोटा, यूनिट बड़ा तो नंबर छोटा. कैसे? यहाँ पे मीटर जो है, मीटर इज अ बड़ा यूनिट, सो नंबर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 1 हो गया. एंड इसके अपोजिट, अगर यूनिट छोटा तो नंबर बड़ा, तो सेंटीमीटर क्या एक छोटा यूनिट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा? बड़ा होगा. पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. वैल्यू ऑफ नंबर एंड यूनिट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. एनी क्लियर? That means 1 is a numeric value and meter is equal to 100 centimeter. That means we can represent any physical quantity in terms of numerical value and unit, and depend upon the change of the size of the unit, it can be represented in many more form. Just for example, this scale can be represented 1 meter or 100 centimeter. Is this clear to everyone? So can I go ahead? Any doubt till here you can ask me via WhatsApp. So your number again you have with you. So now I'll move forward to the next topic, that is a fundamental quantity and derived quantity. See, once you have the physical quantity, then to find out whether it is a fundamental or derived, then what is the basic understanding of fundamental and derived, that I will discuss with you. So units are fundamental when they are independent. Very important. Means a physical quantity when measured independently, it does not depend upon anyone. It does not depend on anyone. What does this mean? This means, suppose I am measuring the length of the road or length of the rose plant. So for measuring a length, simply I can measure the length. Does it depend upon any other parameter like time? No, not at all. So it's a fundamental quantity.
Again, suppose I have to measure the weight of the flower. Do I depend on any other quantity like time, speed? No, I can directly use weighing machine and measure, that is a mass. So again, mass is a fundamental quantity. But I'll take to the next question, that is a derived quantity. For derived quantity, that depend upon the fundamentals. That depend upon the fundamentals. What does this mean? Suppose if I have to calculate the speed of the vehicle, or suppose if I want to calculate speed of your and your friend both. So suppose both are moving on a ground of 100 meter and both are taking some time t1 and t2. So simply I will divide distance up with the time, so I will get the speed. Clear? So for getting speed I need two things. One, first I have to measure the distance of the ground. Suppose A to B is 100 meter, and second is time, how much time you are taking to travel. So here I depend on two things, that is a distance, another is a time. So when a physical quantity, for measurement of a physical quantity, we depend on the fundamental quantity. Again I am repeating, distance and time both are fundamental, they are independent, but the speed is dependent on the fundamental quantity, that is displacement upon time, distance upon time. When you use word displacement upon time, it will become velocity, that I will explain you later. Is this clear, everyone? So the fundamental quantity are those quantity which remain independent, whereas derived quantity which depend upon the fundamental quantities. I'll take a simple question. Please try to answer this question. I think all of you are aware about density. Yes? Okay. Can you see the formula of density? Yes, everyone? Yes, it is mass upon volume. Now can you see whether it is a fundamental unit or derived unit? Fundamental quantity or derived quantity? Yes? Okay, try, think over it. I'll give you a hint. See, mass, just I gave example of flower, I can measure independently, so this is a fundamental quantity. Okay, mass can be measured independently. Now this is a volume, so volume can be measured with the help of length, so this is again a dependent quantity. Okay, this is a dependent quantity. Now ratio of these two is density. Ratio of these two is density. So density, does it can be easily find independently? No. Without knowing mass and without knowing volume, you cannot find density. That means it is a dependent. Density is dependent. Clear? Clear? So density is dependent physical quantity. I hope now this much is clear, what is independent or what is dependent. So for brief, I will take you to another point, scalar and vector. Again, after dividing physical quantity into the fundamental and derived quantity, again have to think whether it is a scalar quantity or vector quantity. What is this? It's very simple. Till now we have studied the mathematics, that is number, 100 gram, 200 gram weight of the object. So while measuring the weight or measuring the length, does it depend upon the direction? Suppose if I am measuring a length from A to B, so does it depend upon the direction? If I will change the direction, will the distance between these 2 points going to change? No, nowhere. So those quantity which does not depend upon the direction, but only magnitude. Now you will ask question, what is magnitude, sir? Very simple. Here it is there, defined by the magnitude only. What is magnitude?
In simple mathematics, it is number. It is number. And what is number? 1, 2, 3, 4, like this. So it's simply a number. Clear? So physical quantity, if represented by magnitude only, magnitude means number only, then it is called a scalar quantity. I'll take example. Suppose mass. For measuring the mass of a flower, do I need to depend upon the direction? If by measuring the mass in the east direction I will get different, and by measuring the right direction I will get different. Is it? No. Anywhere you measure you will get the same mass. So it does not depend upon the direction. Okay. Now second thing I like to take is volume. So see, suppose this is a volume of the container, and I measure milk with this container. So when you go to milkman, he measured the 1 liter milk in your pot. So if he measure in the upward direction, downward direction, or left or right or east or west, does it going to change any volume of your milk? No. So that means which physical quantity does not depend upon the direction, but only magnitude or number, that is 1 liter, 2 liter, 3 liter, that is called a scalar quantity. Again I will take one more example. See here, time. So time, again, if suppose in the watch you are watching the time, so does it going to change whether you are seeing in north side, east side, whichever side? Does it going to change anyway? Not at all. Why? Time, it does not depend upon the direction. Wherever you go, east, west, the same time is going to pass. Okay. Now next point I will take pressure. So when you sit on the chair, you apply a pressure, or you put some object on the some suppose floor, so it apply pressure on it. So does it going to change by changing the direction? No. If you will put it, it will change it will not going to change with the direction. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट पे तो वो एक्ट करेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आप वर्क के ऊपर देखते हैं। ओके, तो वर्क में क्या होता है? वर्क, सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप गए, 100 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपने कुछ वर्क डन किया, राइट। सो आप ये कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो कुछ डिपेंड करता है क्या? सी, अगर आपका 100 मीटर स्कूल नॉर्थ में हो कि 100 मीटर स्कूल साउथ में हो, आप चलोगे तो वर्क डन तो सेम ही होगा ना। आया समझ में? एनर्जी तो सेम लगेगा, पावर तो सेम लगेगा। नाउ सपोज आपके फ्रेंड को टेम्परेचर है, स्कूल में आपने फाइंड किया, अभी क्या बोलते हो कि अरे तू नॉर्थ में फेस कर, तेरा टेम्परेचर कम हो जाएगा, थर्मोमीटर से चेक करता हूँ, साउथ में फेस कर। होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब घर में ट्यूबलाइट लगा है, आप क्या बोलते हो कि पापा इसको नॉर्थ में लगाओ तो ज़्यादा ब्राइट होगा, साउथ में लगाओ तो ज़्यादा ब्राइट होगा। ऐसा नहीं होता है, जितना ब्राइटनेस है उतना ही रहेगा। तो अगेन ये डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन के ऊपर, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना सप्लाई है वोल्टेज का। तो अभी हमने देखा कि क्या डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे टाइम को 5 सेकेंड, डिस्टेंस को 5 मीटर, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? अब इसके ऊपर आता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितनी चीज़ों की? दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज़ अ डायरेक्शन। तो यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको।
टू एनालाइज द सिचुएशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देके मैं सिखाना चाहूँगा आपको, जो यहाँ पे बुक में दी गई है। सपोज़ ये एक वेज है और एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसके ऊपर मुझे फोर्स लगाना है। तो सपोज़ मैं 5 न्यूटन फोर्स यहाँ से लगाता हूँ, है ना, 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन में फोर्स यहाँ से लगाता हूँ। सो इज रिजल्ट गोइंग टू बी द सेम? इसको और मैं सिंपल करता हूँ। ये केस ए है जिसमें फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। नाउ केस दूसरा लेता हूँ, इसमें ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूँ, है ना। तो अभी इसमें 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या है? 5 न्यूटन, दोनों केस में सेम है, पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे राइट हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड हो रहा है। दैट मीन्स फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। अगर मुझे राइट डायरेक्शन में जाना है और मैंने फोर्स लगा दिया डबल, किस में? अपवर्ड डायरेक्शन में, चलेगा? नहीं चलेगा। आया समझ में? अभी आपके टिफ़िन को आपके फ्रेंड के हाथ से आपकी तरफ खींचना है थोड़ा सा फोर्स लगा के, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के आप पुश कर दोगे तो टिफ़िन क्या जाएगा? दूर जाएगा। तो आपका पर्पस सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, टिफ़िन नहीं मिलेगी। तो डैट मीन्स रेदर देन अप्लाइंग द क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट वेयर यू आर अप्लाइंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर क्वांटिटी, सी वेलोसिटी एंड फोर्स। फोर्स का मैंने अभी एग्जांपल दिया, और वेलोसिटी क्या होता है? एक स्टार्ट किया पॉइंट से और बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन कितना उसको टाइम लगा, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये डायरेक्शनल होता है, तो इसके लिए वेक्टर है, मतलब डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसको बोलेंगे 100, क्या बोलेंगे? 100 मीटर। बट अगर B से A पे मेजर करेंगे तो डेट विल बिकम -100, दैट विल बिकम -100 बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में? क्लियर? सो यहाँ तक हमने 3 चीज़ें समझी है, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी and then physical quantity is a scalar. कौन सा scalar? only magnitude is required to represent, and then a vector जिसमें magnitude as well as direction, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने फोर्स बताया। आया क्लियरली समझ में? नाउ कम्स टू द पॉइंट मेजरमेंट। सो मेजरमेंट के बारे में मैं पहले ही बताया। सपोज ये क्या होता है? कंपैरिजन होता है ऑफ अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है? कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इसमें क्या हो जाता है? मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन इज अ नंबर, अनदर इज अ यूनिट। नंबर, अनदर इज अ यूनिट। आया समझ में? सो मेजरमेंट में सपोज 100 मीटर है, क्या है? 100 मीटर है। सो यहाँ पे 100 क्या है? नंबर, और मीटर क्या है? यूनिट। तो मेजरमेंट सपोज एक ये वॉल है, क्या है? वॉल है, और ये वॉल है 1 मीटर लॉन्ग। तो अभी आप लेके आते हैं, आपके पास स्केल है 10 सेंटीमीटर का, जो आप अपने क्लासरूम में यूज़ करते हैं। तो क्या करोगे आप? मेज़रमेंट करोगे। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, है ना। इसको कंपेयर करोगे।
तो इसको कंपेयर करके फाइंड करोगे कितनी बार हो गया। तो एक बार में वैल्यू कितनी है 10 और ये कितनी बार कंपेयर हो गया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार है ना। तो 5 बार कंपेयर हो गया, मतलब ये 20 सेंटीमीटर की स्केल थी। तो एक बार में 20 सेंटीमीटर और कितनी बार हुआ 5 बार। आया समझ में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या क्वांटिटी क्या है आपका स्केल 20 मीटर का, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताओ, स्टैंडर्ड। आया समझ में, ये क्या है स्टैंडर्ड। जो आपका स्केल है वो क्या है स्टैंडर्ड है। और अननोन क्वांटिटी क्या है, किसका मुझे नहीं पता था, वॉल का। किसका नहीं था, वॉल का। तो ये अननोन क्वांटिटी दैट इज वॉल को जब हम कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज योर स्केल, तो इसको बोलते हैं मेजरमेंट। आया समझ में सबको, आया समझ में सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा मेजरमेंट क्या होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट्स, जो मैंने आपको पहले बताया यूनिट्स के बारे में, है ना। तो यूनिट के बारे में मैंने आपको पहले फार्मूला निमोनिक्स देके क्या बताया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब क्या होता है, स्मॉल नंबर लार्ज यूनिट, लार्ज नंबर स्मॉल यूनिट, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यूनिट छोटा तो नंबर बड़ा, यूनिट छोटा तो नंबर बड़ा। तो यहाँ पे देखो यूनिट बड़ा हुआ तो नंबर छोटा हो गया, और यहाँ पे यूनिट छोटा हुआ तो नंबर बड़ा हो गया। आया समझ में। तो यूनिट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर स्केल का एग्जांपल देके बताया 20 सेंटीमीटर स्केल की, तो ये क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है जो कंपैरिजन करके मेजरमेंट में यूज़ होती है। आया समझ में, आया समझ में। सो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। अभी जैसे मैंने बताया आपको लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो उसका यूनिट क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट। शेर का बेटा क्या होता है, शेर होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, फंडामेंटल। आया समझ में ना। शेर का बेटा हमेशा क्या होता है, शेर होता है। तो वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी जो है तो उसका यूनिट क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। और वैसे ही अगर डिराइव्ड यूनिट होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा, जो मैंने ऊपर बताया। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या है, जिसको मेज़र करने के लिए फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो उसका यूनिट भी कैसा होगा, ऑफ कोर्स डिराइव्ड होगा, है ना। तो डिराइव्ड यूनिट कैसे होते हैं और फंडामेंटल यूनिट कैसे होते हैं, उसका एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास का क्या है, किलोग्राम, टाइम क्या क्या है, सेकेंड। एक ही वर्ड रहेगा, दो नहीं रहेगा, केजी, सेकेंड। तो फंडामेंटल मतलब एक रहता है, क्या रहता है, एक ही रहेगा, कुछ दो वर्ड नहीं आते उसमें। बट डिराइव्ड में ऐसा नहीं होता है, डिराइव्ड में ऐसा नहीं होता है। केजी मीटर पर क्यूब, मीटर पर सेकेंड, मतलब हमेशा आप देखोगे तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी वहाँ पे आता है। दो, कम से कम दो आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। आया समझ में, आया समझ में। तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, और कुछ नोट्स दिया है और कुछ होमवर्क दिया है। तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये नोट्स हैं। तो ये सुफिक्स और प्रीफिक्स जो पार्ट है ये अगले क्लास में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी तक के लिए जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें मैं यहीं तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया हूँ, और एक कुछ शॉर्ट होमवर्क दिया हूँ जिसको आप देख लीजिए। ये ऐसे बहुत सारे हमारे नोट्स में दिए गए हैं ना, लर्न बाय हार्ट करना है, जो बेसिक यूनिट्स हैं और उसके कन्वर्जन्स हैं। सपोज़ 1 इंच मतलब क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर। 1 फुट मतलब क्या होता है, 30 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। तो ऐसे लर्न बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में एक क्विज़ करेंगे इसके ऊपर आप सबके बीच में, तो प्लीज़ लर्न बाय हार्ट करिए। दैट इज़ होमवर्क नंबर
1 टू लर्न बाय हार्ट ऑल द यूनिट जो आपके नोट्स में दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं तो एक बार मैं क्विक करके दिखा देता हूँ आपके नोट्स में। देखिए ये पेज पे आपके नोट्स में ये जो पेज में दिखा रहा हूँ है ना, तो यहाँ पे लगभग ये सारे दिए गए हैं, तो इसको लर्न बाय हार्ट करना है। ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो अगले क्लास में जो यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो नेक्स्ट पार्ट इज सिंपली स्टोरी एंड देन सम फ्यू पॉइंट, बट मेजर पॉइंट है आज हमने क्लियर कर लिया है। ओके, सो होमवर्क का अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन यहाँ पे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्व ऑल काइंड ऑफ मोशन इन विच in your surrounding. For example, fan is moving, a door is moving, but they are not moving the same way. So analyze, observe the motion and note it down, like this different kind of motion, and just observe and note it down. Second, that I told to learn by heart all that unit and conversion. And third example I will give, I taught you today a physical quantity in which that I taught you scalar and vector. So scalar and vector. So find out all the physical quantity you observe in your surrounding, like temperature, heat, velocity, speed, and categorize in terms of scalar and vector. Find at least five quantity, at least observe yourself. So with these three this homework please complete, and we'll meet you next Wednesday same time 7:20. Thank you very much. And for any question, any query, you feel free to contact me anytime on my WhatsApp number 9096874889. that is also available in your group, and preferable time in the doubt counter time 3 to 4 p.m. Okay, thank you everyone.